फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का इंग्लिश पैडालॉजी का। तो चलिए, इंग्लिश पैडालॉजी में हम लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका पैसेज और ग्रामर से रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी विद स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट देयर ऑन लर्निंग एड्स देयर बाय गैनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सेकेंड ऑप्शन है स्टडी ए वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन। नेक्स्ट ऑप्शन है आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज ए वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ऑन थ्योरीज। नेक्स्ट है फ्रॉम देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। तो देखिए हमारा पे करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम चारों ऑप्शन को देखें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जहाँ स्टूडेंट क्या करेगा, तो वहाँ पे अपना जो समझेगा, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो नॉलेज है, ठीक है, उससे वो जो है अपना कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट देयर ऑन लर्निंग एड्स देयर बाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग काम से जो सीखते हैं, ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। और नेक्स्ट है स्टडी वैरायटी। अब हम लोग अलग अलग चीज़ को पढ़ेंगे और वहाँ से अपना कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी थोड़ी सी पॉजिटिव है। नेक्स्ट बोल रहा है फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ऑन थ्योरीज। ठीक है, यानी अपना खुद का थ्योरीज जो है हम लोग वहाँ पे रिसर्च से क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि फ्रॉम देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, अपने सोच समझ के अनुसार जो है हम लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, और उस एक्सपीरियंस पे जो है हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे आंसर 4 जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो इसमें से चारों पॉजिटिव सेंटेंस हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम देखें तो आंसर 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, यानी अपने जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंसेस है उस पर वर्क करना। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग? करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड, legible handwriting, presentation of ideas in an original way, command over grammar and punctuation। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्रिएटिव राइटिंग का क्या होना चाहिए? क्या स्पेलिंग सही होना चाहिए, या आपका लेजिबल हैंड राइटिंग होना चाहिए, या प्रेजेंटेशन होना चाहिए आइडिया का? तो बिल्कुल सही है। अगर हम आंसर देखें, कमांड ओवर ग्रामर एंड पंचुएशन, यहाँ हमें ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, पंचुएशन पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए अगर आप राइटिंग को इम्पोर्टेंस दे, यानी क्रिएटिव राइटिंग का अगर प्राइमरी इंपॉर्टेंस देखें, तो हम किस तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपकी हेड राइटिंग क्या है, आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो या किस तरीके से हेड राइटिंग से लिख रहे हो, या आप उसमें ग्रामर ग्रामर का क्या यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड स्टोरी आइडियाज, प्रॉपर पंचुएशन, इमेजिनेशन और गुड वैक्यूलरी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड। अब कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड क्या हो जाएगा आपका, तो हमारा आंसर जो है आपका सेकंड जो रहेगा प्रॉपर पंचुएशन, ये जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी ए पार्ट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी ए पार्ट ऑफ किसका है, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो डेवलप यानी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, यानी अगर आपको कुछ भी लिखने दे दिया जाए और क्लास में 10 बच्चे हैं, तो आप देखिएगा कि सब बच्चे जो है अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, वो एक ही चीज़ नहीं लिखेंगे। तो ये किसके कारण हुआ, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कारण हुआ। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट हेल्पिंग लर्नर्स रिकैप्चुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इम्पॉर्टेंस बिकॉज, ठीक है, कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। रिलेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंसेस लर्निंग। नेक्स्ट है इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ऑल लेशंस। नेक्स्ट है इट इनहेंसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथिंग लर्निंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंसेस लर्निंग। जब भी अगर हम जो भी प्रीवियस नॉलेज में अगर हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके, यानी कहते हैं ना
कि जो भी प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेट करके हमें न्यू नॉलेज को पढ़ाना चाहिए। यानी आप जब भी कुछ न्यू पढ़ा रहे हो तो उससे पहले जो है प्रीवियस नॉलेज के हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इससे क्या होता है कि लर्निंग जो रहता है वो इन्हेंस होता है। तो सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द, जब हम लोग बीएड आप करोगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे तो बीएड तो किए होंगे। तो जब बीएड आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जो है जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो ट्रेनिंग जब दी जाती है तो इसमें बताया गया है कि जब भी आप मतलब कि लेसन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस नॉलेज पे फोकस कीजिएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी चैप्टर को, तो उससे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज का इन्फॉर्मेशन देना रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। पहला है, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट है, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स इन एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, लर्निंग इज फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी। अब आप बताइए, लर्निंग हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? लर्निंग से इंपॉर्टेंट यानी लर्निंग के लिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि आप गलती किए हैं इसका मतलब लर्निंग वहाँ नहीं हो रहा है? यानी जो कोई भी बच्चा है अगर उस गलती कर रहा है तो क्या वहाँ पे लर्निंग नहीं हो रहा है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो लर्निंग इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। बिल्कुल सही। अगर हम देखें कि लर्निंग वहीं इफेक्टिव हो सकता है जहाँ पे बच्चे जो है इमोशनली इन्वॉल्व हो, ठीक है, और वो बच्चे को पसंद आए। तो सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। पहला ऑप्शन है, टू पॉइंट आउट द लर्नर्स ऑफ द लर्नर्स। देखिए यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो अगर आप ऐसे टीचर जिसका क्लास ही आपको पसंद ना हो, ठीक है ना, और वो जो है वो इन्वायरमेंट मतलब कि उसका पढ़ाने का तरीका आपको पसंद ना हो, वहाँ पे आप उस मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे लर्निंग हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। पहला, टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट है, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट है, टू डिसाइड इफ स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट है, टू डायग्नाइज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग। तो मेन पर्पस असेसमेंट का क्या होना चाहिए? तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि असेसमेंट का क्या होना चाहिए? टू डायग्नाइज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, बीच बीच में से कुछ कुछ पूछा जा रहा है, भाई इस चैप्टर में बताओ इसके बाद क्या होगा, फिर इसमें क्या पढ़े, आप कल क्या पढ़े थे, हम वो चैप्टर पढ़ाए थे, उस चैप्टर में क्या था, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। सबमिटिव असेसमेंट, अब पूरा साल आप पढ़ा दिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बाद आप उसका परफॉर्मेंस देखें, फिर उसके बाद आप उसको प्रमोट कर रहे हैं नया क्लास में। सबमिटिव असेसमेंट हो गया, एट द एंड जो एग्ज़ाम ली जाती है, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट होती है क्यों होना चाहिए? तो टू डायग्नाइज एंड रिमेडी गैप्स इन लर्निंग, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है बच्चों में तो उसको जो है फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो आंसर 4 जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ टीचर शुड हेल्प द लर्नर्स acquire rich imagination and ability to think out of the box to develop the learner's skill of telling stories, generating new ideas, speaking well and critical thinking। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल आस्किंग द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर शुड। यानी वाइल आस्किंग द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली, अगर आप स्टूडेंट के बोल रहे हो कि चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ो, इसका मतलब क्या हो रहा है? सेट ए लिमिट टाइम, करेक्ट देयर रिटन टास्क, ask them to consult a dictionary for understanding difficult words and ask the learners to write the summary। तो आप स्टूडेंट को क्या कहोगे कि ये टाइम लिमिट करो, या रिटन टास्क जो है कंप्लीट करेक्ट करो, या आस्क देम टू कंसल्ट ए डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलिएगा भाई, अगर आप तुम पढ़ रहे हो तो जो जो डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका मतलब जो है डिक्शनरी से फाइंड आउट करो, यही ना बोलिएगा। अगर आप किसी को बोले हैं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो, मुँह शांत कर यानी शांत बैठ के सारे चैप्टर को पढ़ो, इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, तो ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझो इसमें से। नेक्स्ट है, लैंग्वेज एवैल्यूएशन शुड, फर्स्ट ऑप्शन है मेजर द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफेंसी। नेक्स्ट है, नॉट टू बी टाइड टू अचीवमेंट इन ए पर्टिकुलर सिलेबी। नेक्स्ट है, यूज ओनली रिटेन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, बी टू आइडेंटिफाई द लर्नर्स प्रोफेंसी टू ट्रांसलेट फ्रॉम हीज मदर टंग इनटू इंग्लिश। तो लैंग्वेज एवैल्यूएशन शुड क्या होना चाहिए? तो यही मेजर द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफेंसी होना चाहिए, ठीक है। या नेक्स्ट है आपका
A challenge like homophones, phrasal verbs faced by English learners are categorized as spelling related challenge, vocabulary related challenges, pronunciation related challenges और reading challenges. तो अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वॉकेबुलरी रिलेटेड चैलेंजेस हो जाएगा, यानी होमोफोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली ये सब वॉकेबुलरी रिलेटेड चैलेंजेस हो गया. नेक्स्ट है व्हेन यू लर्नर्स सीन टू लूज इंटरेस्ट इन लेशन द टीचर्स वुड. कोई लर्नर्स को जो है अगर वो लेशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, अलाउ देम टू गो आउट, कि जाओ तुम भाई बाहर खेलो, आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, कुछ देरी के लिए तुम सो जाओ, टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, कोई स्टोरी बताइए, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए, या आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, या ये बोलिए कि तुम चुपचाप कुछ देरी के लिए बैठ जाओ. हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी बताएंगे और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी जो को हम लोग कंडक्ट करेंगे. तो आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट है क्यूरिकुलम शुड इनेबल द लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली. दिस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू लर्न इन्फॉर्मेशन, एबिलिटी टू फाइंड फॉल्ट, ability to carefully analyze and evaluate information, ability to think freely. अब curriculum जो है should enable the learners to think critically. अगर कोई क्यूरिकुलम में जो है इन्वॉल्व करा लर्नर्स को कि वो क्रिटिकली सोचे, तो इससे क्या होगा कि एबिलिटी टू लर्न इन्फॉर्मेशन, या एबिलिटी टू फाइंड फॉल्ट, या एबिलिटी टू केयरफुली एनालाइज एंड इवेल्यूएट इन्फॉर्मेशन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर वो क्रिटिकली सोच रहा है इसका मतलब वो केयरफुली एनालाइज कर रहा एंड इवेल्यूएट कर रहा है इन्फॉर्मेशन. आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द स्किल दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल. इसमें से स्पीकिंग स्किल का कंपोनेंट क्या है, पहला है स्किल ऑफ स्पीकिंग फॉर्मली, रीडिंग फ्लुएंसली, या प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट इंग्लिश वेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, या एबिलिटी टू लिसन केयरफुली. तो क्या है कंपोनेंट स्पीकिंग स्किल्स का, तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट इंग्लिश वेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड. आंसर 4 हो जाएगा. आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आपका क्या है, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा स्पीकिंग स्किल्स का. ठीक है. नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टॉट एज पार्ट ऑफ वॉक्यूबलरी, यानी इसमें वॉक्यूबलरी का कौन जो है पार्ट नहीं है, होमोनिम्स, प्रोवर्ब्स, प्रीफिक्स एंड कोलॉक्शंस. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो प्रोवर्ब्स जो है ना ये आपका ये वॉक्यूबलरी का जो है आपका पार्ट नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टॉट एज ए पार्ट ऑफ वॉक्यूबलरी. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर सेकंड हो जाएगा, प्रोवर्ब्स हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा 15 मार्क्स का जो पैरालॉजी का क्वेश्चन रहता है ये आता है. तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.